हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो शिक्षा। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे और अपने जीवन में बहुत ही बेहतर कर रहे होंगे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। अगर नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ये चैनल आपको 20 अगस्त को आपको सीटेट का पेपर है, तब तक आपके साथ बना रहने वाला है। आपके प्रीवियस ईयर्स की प्रैक्टिस कराता है, आपकी टॉपिक वाइज तैयारी कराता है। तो इसलिए चैनल को फॉलो करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये तो आज हम नया ये सीटेट का पेपर लेके आए हैं। ये 9 जनवरी 2023 का क्वेश्चन पेपर है और जो अभी रिसेंट का एग्जाम हुआ है वो ये उसी का पेपर है, 9 जनवरी 2023 का। इसमें आज हम CDP पार्ट डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 15 आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 टू 30 जो है वो इसके नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, जिसकी वीडियो कल अपलोड होगी। तो इतनी बातें आई होप आपको समझ आई होंगी और ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और शाम को 4 बजे जो टेस्ट ऑर्गेनाइज हो रहा है, जिसमें CDP और EVS के मिक्सअप क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं 7 से 8 या 10 तक, जिनसे आपकी ये तैयारी किस लेवल तक पहुंची है ये पता किया जा सके। तो वो टेस्ट मिस मत करिएगा, टेस्ट जरूर दे दीजिएगा। और आपके कितने मार्क्स मिले आपको उस टेस्ट में, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अपना सेल्फ इवेल्युएशन आपका उस टेस्ट से हो जाएगा कि आपकी तैयारी किस स्तर तक पहुंची है, तो वो टेस्ट जरूर दीजिएगा। बाकी आज की वीडियो चलिए शुरू करते हैं कि इसमें क्या क्या डिस्कस करना है। तो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया, रिसर्च थ्योरी इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट सजेस्ट दैट डेवलपमेंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय। डेवलपमेंट किससे इन्फ्लुएंस होता है ये बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आइए हिंदी में भी क्वेश्चन देख लें। बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत यह सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावित होता है। पहला है आनुवंशिकता से, दूसरा है शिक्षा से, तीसरा है संस्कृति से, चौथा है सामाजिक नीतियों से। तो एक एक करके एक एक ऑप्शन डिस्कस करते हैं। पहला है दिया गया है आनुवंशिकता से। तो आपको पता है कि जो है ये बाल विकास जो है आनुवंशिकता से प्रभावित होता है, आपको पता ही है। बाल विकास मतलब एक तरह से डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट आपको पता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट होता है, दोनों एक दूसरे के गुणक होते हैं। तो हेरिडिटी भी एक मेन फैक्टर है बाल विकास या विकास को प्रभावित करने का। तो अगर किसी बच्चे की हेरिडिटी बहुत अच्छी है तो वो उसके लिए एक एडवांटेज है, अगर उसको अच्छा इन्वायरमेंट भी साथ साथ में मिल जाएगा तो वो बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा बच्चा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ये दूसरा क्या दिया गया, शिक्षा से। तो आपको पता है शिक्षा से भी, अगर शिक्षा से बच्चे का विकास ना हो रहा होता तो सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते, कॉलेज क्यों भेजते। ऐसा आप देखते होंगे कोई बच्चा घर पे नहीं बैठा रहता कि बस घर पे ही बैठा है और स्कूल नहीं जा रहा। हर बच्चे के माता पिता स्कूल भेजते हैं, क्यों? क्योंकि उसका वेल डेवलपमेंट हो जाए, उसका विकास हो, चहुमुखी विकास हो। इस वजह से शिक्षा भी एक मेजर रोल प्ले करती है डेवलपमेंट में। ठीक है, आगे फिर थर्ड कल्चर। तो आपको पता है कल्चर भी एक डेवलपमेंट में मेजर रोल प्ले करता है। हर बच्चा जो है अपने अपने कल्चर से बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ समझता है और एक्वायर करता है चीजों को। तो संस्कृति भी एक मेजर रोल प्ले करती है। फोर्थ क्या है, सामाजिक नीतियाँ। तो सोसाइटी से तो बच्चा बहुत कुछ सीखता है, समाज की नीतियाँ जो बनाई गई हैं उनसे भी वो बहुत कुछ सीखता है। जैसे ट्रैफिक रूल का ही ले ले अगर, तो ट्रैफिक रूल्स जो बनाए गए हैं वो समाज के हित के लिए बनाए गए हैं, तो ये सब बच्चे बहुत सारी चीजें समाज से सीखते हैं। तो चारों ही जो है बच्चों के डेवलपमेंट में एक मेजर रोल प्ले करते हैं, ये चार के चार। तो इस हिसाब से हमारा ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन अकर्स। आइए हिंदी में भी क्वेश्चन देख लें। हिंदी में दिया गया है, बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है। पहला है वैयक्तिक रूप से होता है, परंतु स्वाभाविक रूप से वैयक्तिक होता है। मतलब उनका ये दिया गया है कि वैयक्तिक रूप से होता है परंतु स्वाभाविक रूप से वैयक्तिक होता है। ये आपको हिंदी में समझने में सॉरी मैं थोड़ा प्रोनाउंशिएट कर रही हूँ। व्यवस्थित रूप से होता है परंतु स्वाभाविक रूप से वैयक्तिक होता है। तो ये बात एकदम सही है। बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है वो एक सीक्वेंस में चलने वाली प्रक्रिया है और व्यवस्थित वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है और ऑर्डर में चलती है, एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करती है। कोई बच्चा
आप ये नहीं देखेंगे कि कोई बच्चा जन्म लेते ही चलना सीख जाए, वो ऑर्डर में ही होती है सारी चीजें। बच्चा पहले जन्म लेता है तो फिर वो धीरे धीरे बैठना सीखता है, बैठने के बाद धीरे धीरे पैर घुटनों के बल चलना सीखता है, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चलना सीखता है, और उसके बाद क्या करता है, दौड़ना सीख जाता है, डायरेक्ट वो दौड़ने भी लगता है। लेकिन क्या पहले वो दौड़ने लगता है फिर चलना सीखता है? ऐसा नहीं होता है। तो इससे ये बात प्रूफ होती है कि बच्चों का विकास क्या होता है, व्यवस्थित रूप से होता है, क्रम में चलता है, ऑर्डर में चलता है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाते हैं कि परंतु स्वाभाविक रूप से वैयक्तिक होता है। वैयक्तिक का मतलब इंग्लिश में अगर बोला जाए तो वैयक्तिक मतलब पर्सनल होता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अब कैसे सही है आइए वो जानते हैं। वैयक्तिक क्यों होता है? हर बच्चा, आपको पता है, हर बच्चा अपना अलग नेचर, अपना अलग पर्सनालिटी वो फॉलो करता है। हर बच्चे की पर्सनालिटी अलग है, चॉइस अलग है, इंटरेस्ट, सारा कुछ उनका अलग अलग है। ये मानते हैं आप या नहीं? बिल्कुल मानते होंगे कि बच्चों की सभी, सिर्फ बच्चों की ही नहीं, ऑल ह्यूमन बीइंग, सबकी मैं बात कर रही हूँ, तो सबकी पर्सनालिटी अलग अलग है। अगर किसी से किसी की कंपैरिजन कोई कर रहा है तो ये गलत है। जैसे ये सब लोग बहुत बोलते हैं शर्मा जी के बेटे से के तो इतने 95% आ गए, हमारे बच्चे के 90 ही क्यों है? अरे तो भाई उसकी इंटेलिजेंस अलग है, उसकी पर्सनालिटी अलग है, आपके बच्चे की पर्सनालिटी अलग है। लेकिन पेरेंट्स ये चीज बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं समझते हैं। तो ये समझना चाहिए कि हर बच्चे की पर्सनालिटी, हर बच्चे का डेवलपमेंट प्रोसेस, चीजों को एक्वायर करने की कैपेसिटी, सब कुछ अलग अलग है। तो इस वजह से सबके डेवलपमेंट की प्रक्रिया भी भिन्न भिन्न होगी। स्वाभाविक रूप से वैयक्तिक होता है, वो सबका पर्सनल डेवलपमेंट होता है। तो ये बात सही है इसका, और ये पहला स्टेटमेंट इसमें एकदम सही दिख रहा है कि व्यवस्थित भी होती है और वैयक्तिक भी होती है। तो ये पहला ही इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इज अ प्राइमरी एजेंट या एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन एंड एजेंट या एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन अमंग यंग चिल्ड्रन। आइए हिंदी में भी देख ले। छोटे बच्चों में सामाजिकरण का डाटा प्राथमिक कारक संस्था तथा डाटा द्वितीयक कारक संस्था। तो आपको ऐसा कोई ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिसमें पहला शब्द जो दिया हो वो प्राथमिक कारक हो और दूसरा शब्द जो दिया गया हो वो द्वितीयक कारक हो। तो आप पहला ऑप्शन इसमें देखिए, पहला क्या दिया गया है, परिवार। तो आपको पता होगा कि परिवार जो है किसी भी बच्चे की ग्रोथ या डेवलपमेंट का प्राथमिक कारक होता है। अगर बच्चा डेवलप कर रहा है, सबसे पहले बच्चा जन्म ले रहा है, तो वो जन्म से 3 से 5 साल की का अपना समय अपने परिवार के साथ ही बिता रहा है, और जो कुछ भी सीख रहा है वो अपने परिवार से ही, अपने माता पिता से ही सीख रहा है। तो इस तरह से हम ये बात सेटिस्फाई कर सकते हैं कि जो है बच्चों के प्राथमिक जो सामाजिकरण होता है वो उसकी फैमिली से ही होता है। क्योंकि जो कुछ भी बच्चा सीख रहा है परिवार से ही सीख रहा है, कहीं और तो वो जान नहीं रहा। ना उसके उस टाइम पे दोस्त बने होते हैं छोटी उम्र में, ना वो मीडिया या किसी और अन्य चीजों के संपर्क में होता है। तो जो कुछ भी वो सीखेगा वो क्या करेगा, अपने माता पिता या अपने ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स से ही सीखेगा, फैमिली वालों से ही सीखेगा। तो इस वजह से परिवार तो प्राथमिक कारक हो गया। फिर क्या दिया गया, पुस्तकालय। तो आपको पता है 3 से 5 वर्ष की अवस्था के बाद ही बच्चा स्कूल जाएगा, और स्कूल जाएगा तभी वो पुस्तकालय के संपर्क में आएगा। तो जो है पुस्तकालय उसका द्वितीयक कारक है सामाजिकरण का। तो ये पहला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि परिवार प्राथमिक कारक है और पुस्तकालय द्वितीयक कारक है। ठीक है, अगर इसमें अभिभावक दिया होता तो इसको भी हम सही ऑप्शन मानते, लेकिन यहाँ क्या दिया गया, अभिभावक का कार्यस्थल, जिस वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, और आस पड़ोस तो द्वितीयक कारक है ही। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एज पर जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एट विच स्टेज at which stage do most children clear understand past present and future। किस स्टेज में बच्चों को पूरा क्लियर अंडरस्टैंडिंग ये हो जाती है कि क्या पास्ट है, क्या प्रेजेंट है, क्या फ्यूचर है। तो हिंदी में भी देख लेते हैं क्वेश्चन। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं। तो पहला दिया गया संवेदी गत्यात्मकता। तो आपको पता है संवेदी गत्यात्मकता यानी सेंसरी मोटर स्टेज, ये सेंसरी मोटर। तो सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे में ये समझ नहीं होती है कि प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है, ये सब नहीं पता होता होगा।
प्री ऑपरेशनल स्टेज भी इसमें गलत होगा। थर्ड क्या दिया गया है, कंक्रीट ऑपरेशनल। तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज ऐसी स्टेज है जिसमें बच्चे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सबकी वो समझ बना लेते हैं, उनको पता होता है कि क्या पास्ट है, क्या प्रेजेंट है, क्या फ्यूचर। और अगर ये पूर्व संक्रियात्मक की बात करें तो इसमें जो है बच्चों में ये समझ नहीं डेवलप होती, बल्कि उनमें मुद्रा स्फीति का, सेंट्रेशन यानी केंद्रीकरण का, इन सब का गुण भी नहीं डेवलप होता है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में सेंट्रेशन, मुद्रा स्फीति और भूत भविष्य वर्तमान सबका गुण क्या होता है, डेवलप हो जाता है। तो इसमें यही तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इन जीन पियाजे थ्योरी द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थिंकिंग आर रिफर्ड टू एज। फिर चार ऑप्शन दिए गए हैं, हिंदी में देख ले। जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निर्मितियों को किस रूप में जाना जाता है? पहला दिया गया सहज क्रियाएं, दूसरा है स्कीमा। तो आपको पता है जीन पियाजे ने स्कीमा के बारे में ही बात की है। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा वो है, स्कीमा एक तरह का पियाजे ने बताया है कि तो स्कीमा वो एक कॉन्सेप्ट है जिसमें बच्चा अपने पुराने ज्ञान से सहसंबंध करके नए ज्ञान का निर्माण करता है। जैसे पास में उसे जो चीजें पता है, जो ज्ञान है उसके पास, उससे जोड़ के नई चीजें सीखता है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्कीमा। और पियाजे ने इसी स्कीमा के बारे में बात भी की है, तो यही दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आइए 6th क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की थ्योरी डॉट डॉट शेप्स डॉट डॉट डेवलपमेंट। तो क्या इसमें डेवलपमेंट है, क्या शेप्स है, ये बताना है, हिंदी में भी देख लेते हैं। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार विकास को आकार देता है। क्या आकार देता है? तो आपको पता है लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिकरण, सोशल और कल्चर के बारे में ज्यादा बात की है। तो जहां भी वाइगोत्स्की की बात आए, आप आंख बंद करके सोशल और कल्चर से रिलेटेड ऑप्शन जो है टिक कर दीजिए, तो आपके 99% चांसेस है सही होने के। वाइगोत्स्की हमेशा कल्चर और सोशल के बारे में बात करते हैं, तो आप वही ऑप्शन टिक करिएगा। तो दिया गया लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार क्या सामाजिक और विकास को आनुवंशिक कारक देता है। ये आपको मतलब सेंटेंस ही एप्रोप्रिएट नहीं लग रहा होगा, गलत फॉर्म लग रहा होगा, जिस वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास मतलब संज्ञान में वृद्धि, बच्चों के ज्ञान में वृद्धि विकास को सांस्कृतिक आकार देता है। यही सही ऑप्शन हो जाएगा। जहां देखिए संस्कृति आ गई ना, कल्चर, तो जो है ये सही ऑप्शन हो जाएगा। वाइगोत्स्की ने कल्चर के बारे में बात की, इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 7 yes 7 Lev Vygotsky emphasized upon the role of in the process of cognitive development. लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किसकी भूमिका पर बल दिया है? पहला है भाषा, तो यही सही हो जाएगा। उन्होंने भाषा पर बल दिया है वाइगोत्स्की ने। और अगर बल देने की बात करें पियाजे की, तो पियाजे ने भाषा पे नहीं, थिंकिंग पे ज्यादा जोर दिया है। और इसमें क्लैश भी है, पियाजे और वाइगोत्स्की में इसमें बहुत बड़ा क्लैश है। पियाजे का मानना है कि पहले आदमी चिंतन करता है, पहले बच्चा चिंतन करता है, उसके बाद भाषा का विकास होता है। जबकि वाइगोत्स्की का मानना है कि पहले भाषा का जन्म होता है, उसके बाद बच्चा सोचना या चिंतन करना शुरू करता है। तो आपकी इस पे क्या राय है, कौन से साइंटिस्ट का सपोर्ट आप करेंगे? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे मेरे हिसाब से वाइगोत्स्की का कहना ज्यादा सही है कि अगर भाषा ही नहीं रहेगी तो चिंतन किस आधार पर करेगा बच्चा। तो पहले भाषा का विकास होता है, उसके बाद चिंतन प्रक्रिया चालू होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देख लें। Both Lawrence Kohlberg and Das have been given theory of moral development. तो लॉरेंस कोलबर्ग ने तो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी ही है, आप सबको पता है। लेकिन इनके साथ साथ और किसने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो आइए देखते हैं। नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोलबर्ग के साथ साथ और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? पहला है लेव वाइगोत्स्की। तो वाइगोत्स्की आपको पता है ये कल्चर और सोशल से ज्यादा रिलेटेड थे, ना कि मोरल डेवलपमेंट से, तो इस वजह से पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है जीरोन ब्रूनर। इन्होंने भी ये भी फिलोसफर ही थे, लेकिन इन्होंने ये मोरल डेवलपमेंट थ्योरी नहीं दी है। तीसरा है जीन पियाजे।
तो जीन पियाजे ही सही ऑप्शन है। इन्होंने काफी सारे फिलोसफी में इन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए हैं, स्कीमा बताया, और ये बच्चों के डेवलपमेंट से रिलेटेड सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये सारा कुछ इन्होंने दिया है। ऊपर से इन्होंने कोरबेल के साथ साथ इन्होंने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी भी दी है। ठीक है, तो इसमें ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा आप लोग, वरना आप लोग का ध्यान पियाजे पे बिल्कुल नहीं जाएगा कि इन्होंने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। ए टीचर शुड बी अबाउट हिज पेडागोजी। तो आइए हिंदी में भी देख लें क्वेश्चन। एक अध्यापक को अपनी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों के बारे में किस प्रकृति का होना चाहिए? पहला दिया गया दृढ़, मतलब जड़। तो आप बताइए, दृढ़ता दिखा, आप 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये ध्यान में रखकर अपनी स्ट्रेटेजीज बनानी चाहिए। और क्वेश्चन आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप ये ध्यान में रखकर आंसर करिएगा कि ये जो मैं स्टेटमेंट पास कर रहा हूँ या जो ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए पूछा जा रहा है। तो आपके ऑप्शन सही होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यही आपका आपके लिए सजेशन रहेगा कि अगर आप बच्चे को ध्यान में रखकर ऑप्शन टिक करेंगे तो आपके सही ऑप्शन टिक करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ आप ये ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को टैकल करने में कि आप 1 से 5 तक के बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं। तो जड़ बिल्कुल बच्चे को टीचर को होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो खुद ही बहुत जिद्दी होते हैं। तो उनकी भावनाओं का, उनकी डिमांड्स का सम्मान करना चाहिए। जैसे वो पढ़ना चाहे उस हिसाब से उनको पढ़ाना चाहिए, ना कि अपनी ही बातों में अड़े रहना चाहिए। तो जड़ता तो होनी नहीं चाहिए। फिर दूसरा है गैर लचीला। तो लचीलापन होना चाहिए, टीचर को फ्लेक्सिबल होना चाहिए पढ़ाने में, जिससे वो बच्चों की नीड्स के लिए अपने स्ट्रेटेजी में, अपने पढ़ाने के मेथड में, या अपने वो जो इक्विपमेंट वो लेके आए हैं पढ़ाने के लिए, बाकी चीज़ों में वो चेंजेस कर सकते हैं। अगर फ्लेक्सिबल है तभी चेंजेस पॉसिबल है। अगर वो रिजिड है किसी चीज़ को लेके तो वो चेंज नहीं कर सकते। इस वजह से टीचर को क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबल। तो ये देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आ गया लचीला, मतलब सुगम में होना चाहिए। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। टीचर को क्या होना चाहिए? लचीला, ताकि वो बच्चे की नीड्स को फुलफिल कर सके, जान सके कि क्या बच्चे की नीड है, और उसके अकॉर्डिंग अपना स्ट्रेटेजी बना सके, पढ़ाने की मेथड में चेंजेस कर सके। तो तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्या दिया गया? इंटेलिजेंट क्वेश्चन IQ टेस्ट आर ऑफर्ड क्रिटिक्ड फॉर। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आइए हिंदी में भी क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि लब्धि IQ परीक्षण की आलोचना प्रायः क्यों की जाती है? पहला दिया गया कौशल की विस्तृत श्रृंखला को मापने की उनकी क्षमता के लिए। तो उनकी कौशल की क्षमता मापने के लिए IQ टेस्ट नहीं कराया जाता। तो इस वजह से ये पहला ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। फिर क्या है दूसरा? प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित। तो ये भी गलत है। पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित नहीं होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। प्रत्यक्ष बोला है, प्रत्यक्ष रूप से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित। तो ये जो है इसमें क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। बुद्धि पर तीसरा क्या है? ये ये मतलब सही हो जाएगा। अभी तक के ऑप्शंस में सबसे अप्रोप्रिएट यही है। आगे की लेकिन बाकी के 2 ऑप्शंस देख लेते हैं, क्या पता इससे भी सही मिल जाए। प्रत्यक्ष रूप से बोल दिया तो इस वजह से ये ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन देख लेते हैं बाकी के 2 भी। तीसरा है बुद्धि पर सामाजिक प्रभाव का अवबोधन। बुद्धि पर कोई सामाजिक प्रभाव का अवबोधन नहीं होना चाहिए, इस वजह से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। चौथा क्या है? संज्ञान पर भावनाओं के प्रभाव का अतिशय प्रकलन होना चाहिए। संज्ञान पर भावनाओं के प्रभाव का अतिशय नहीं होना चाहिए। अतिशय तो हर जगह, मतलब अति हर जगह के लिए वर्जित की गई है। आपको ये वो पता होगा, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो अति कहीं भी बेनिफिशियल नहीं है, अति हमेशा वर्जित ही है। तो यहाँ क्या रहा है? भावनाओं का प्रभाव अतिशय प्रकलन होना चाहिए। तो बच्चे अपने भावनाओं से ही परेशान रहेंगे हमेशा, जो है वो स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, या खुशी की भावना बहुत ज्यादा ही खुशी रहेंगे। तो अतिशय नहीं होना चाहिए, जिस वजह से ये
चौथा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो इसमें यही दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। ये क्या है, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। इंग्लिश वाले देख लीजिए क्वेश्चन इंग्लिश में, फिर हम चलते हैं हिंदी में। ठीक है, नोट हो गया, आगे बढ़ते हैं। अभिकथन दिया गया, जब कोई विद्यार्थी किसी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने की प्रक्रिया से जूझ रहा है तो अध्यापक को उसे अपने विचार मौखिक तौर पर अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यहाँ देखिए क्या शब्द आ गया, प्रोत्साहित। ये बहुत ही पॉजिटिव शब्द है। यहाँ प्रोत्साहित शब्द आ जाए, अवसर प्रदान करना आ जाए, या भ्रमण करा के सिखाना आ जाए, या एनवायरमेंट से रिलेटेड कुछ आ जाए, तो ये सब चीजें जो है क्या है, एक्सपेरिमेंट मेथड आ जाए, तो ये सब बहुत ही पॉजिटिव टैग वर्ड है। करके सीखना और ये अवसर प्रदान करना, डिस्कशन करके सीखना, ये सब बहुत ही पॉजिटिव टैग वर्ड है। जहाँ इस तरह के टैग वर्ड्स आ जाए तो आप वो ऑप्शन तुरंत सही काट देंगे। और यहाँ क्या आ गया, प्रोत्साहित करना चाहिए। तो अध्यापक को बिल्कुल बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए हल ढूंढने के लिए। तो ये ऑप्शन, ये कथन तो सही हो गया। अब हम करते हैं तर्क पे चर्चा। तर्क क्या दिया जा रहा है, अधिगम तब अधिक प्रभावशाली होता है जब अध्यापक विद्यार्थियों से सफलता की कम से कम अपेक्षा करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, अधिगम प्रभावशाली होने के लिए विद्यार्थियों से अपेक्षा ही न रखो। अगर टीचर मेहनत करके बच्चों को पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, तो वो विद्यार्थियों के सफल होने के लिए ही पढ़ाता है, उनसे यही उम्मीद करता है कि बच्चे सफल होंगे, वरना वो पढ़ाए ही क्यों। तो बच्चे से सफल होने की उम्मीद तो अध्यापक रखता ही है, और वो एक जायज उम्मीद है, कोई गलत नहीं है इसमें। तो इस वजह से ये तर्क जो है गलत हो जाएगा। तो इसमें ए सही है, लेकिन आर जो है क्या है, गलत है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। जेंडर इज अ डॉट डॉट कंस्ट्रक्ट व्हाइल सेक्स इज अ डॉट डॉट कंस्ट्रक्ट। ये क्वेश्चन आप इंग्लिश में ही डिस्कस करिए तो ज्यादा बेटर रहेगा, हिंदी में समझने में इसको थोड़ी कठिनाई आएगी। तो क्या दिया गया, जेंडरिज्म। तो जेंडर इज अ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट, मतलब है कि ये सामाजिक अवधारणा है। और क्या है, सेक्स इज अ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। अब इसको हम समझते हैं कैसे। जेंडर जो है, मतलब ये जेंडर हमारा, ये एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है, जबकि ये सेक्स क्या है, सेक्स बायोलॉजिकल है। सेक्स ऐसी चीज है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये हमें जन्मजात मिलती है। कोई जन्म से लड़का है तो वो लड़का ही रहेगा, कोई लड़की पैदा हुई है तो वो लड़की ही रहेगी। ये सेक्स जो है हमें बाय बर्थ मिलता है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, जिस तरह से हम कपड़े बदलते हैं। लेकिन ये क्या है, जेंडर क्या है, ये सोशल कंस्ट्रक्ट है, जबकि ये सेक्स बायोलॉजिकल है जो हमें बाय बर्थ मिलता है। और जेंडर सोशल है, जो समाज द्वारा बनाया गया है, वो सोशल कंस्ट्रक्ट है। जेंडर ये सोशल कंस्ट्रक्ट है जो समाज ने बना दिया है कि ये लड़का है तो बाहर के काम करेगा, लड़की है तो घर के काम करेगी, तो ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। तो इसमें यही पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। अ टीचर शुड डॉट डॉट A teacher should dot dot individual differences in learning preference to facilitate learning for all। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। आइए हिंदी में भी ऑप्शन देख लें। एक अध्यापक को सभी के लिए अधिगम सहज सुगम बनाने के लिए अधिगम प्राथमिकताओं में वैयक्तिक विभिन्नताओं के प्रति क्या करना चाहिए। जो बच्चों में, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, सभी बच्चे आपस में अलग होते हैं, सबकी कैपेसिटी, इंटरेस्ट या सबका जो है समझने का तरीका, या कोई बच्चा जल्दी समझ जाता है कॉन्सेप्ट को, कोई देर में समझता है, लेकिन समझते दोनों है। तो वो टीचर का एफर्ट है कि सभी बच्चों को समझ में आए, टीचर को वो चीज ध्यान देनी चाहिए। तो जो सबके में ये डिफरेंस है, ये इस चीज के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, बच्चे को नहीं, अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो उन्होंने पहला ऑप्शन दिया है, उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए कि रे अधिगम जो उनमें वैयक्तिक विभिन्नता है कि सभी बच्चे अलग अलग हैं, सबकी सोच अलग है, सबकी पर्सनालिटी अलग है, सबका सीखने का तरीका अलग है, तो इस चीज का हमें सम्मान करना चाहिए, सबकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो यही पहला ऑप्शन है। तो बात तो सही इन्होंने कही है आगे, लेकिन देख लेते हैं बाकी ऑप्शंस।
दूसरा है उनको अनदेखा करना चाहिए। तो बताइए, ये वही बात हो गई ना, शर्मा जी के बेटे के 95 आए हैं तो तुम्हारे भी 95 ही आने चाहिए। तो ये अवधारणा नहीं होनी चाहिए, उनको अनदेखी नहीं करनी चाहिए। पेरेंट्स हो या टीचर हो, उनको ये समझना चाहिए कि सभी बच्चों की कैपेसिटी अलग अलग है। कोई मतलब किसी का पढ़ाई में नहीं इंटरेस्ट है तो वो 95% नहीं ला सकता। अब हम सचिन तेंदुलकर का ही अगर एग्जाम्पल ले लें, तो वो स्पोर्ट्स में बेटर थे, उनका इंटरेस्ट स्पोर्ट में था, क्रिकेट में था। तो वो देखिए वहाँ कितने गॉड ऑफ क्रिकेट बोले जाते हैं, इतना अच्छा मुकाम हासिल कर लिया, इतना कुछ अचीव किया लाइफ में। अगर वहीं उनको इस चीज़ के लिए प्रेशराइज किया जाता कि नहीं आप पढ़ो, आपको 95% लाना है, तो क्या वो ला पाते? नहीं ला पाते। उनके ऊपर वो ज़्यादा बर्डन पड़ जाता, जिससे वो एंजाइटी महसूस करते, डिप्रेस्ड महसूस करते। तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखना चाहिए, अनदेखी नहीं करनी चाहिए, जिस वजह से ये दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, उनको मिटा देना चाहिए। आप बताइए, किसी के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आप कैसे मिटा सकते हैं? हर व्यक्ति, जितने भी व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है, इसीलिए सब अलग अलग पैदा हुए, सबकी जीन्स अलग हैं। जीन्स की बात छोड़िए, तो सबकी पर्सनालिटी, बोलचाल, रहने का तरीका, बैठने उठने का तरीका, चाल ढाल, सारा कुछ अलग होता है, सबकी अलग पर्सनालिटी है। तो उनको मिटाया कैसे जा सकता है? बिल्कुल नहीं मिटाया जा सकता। तो इस वजह से ये तीसरा ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत। चौथा क्या दिया गया है? दमन करना चाहिए। दमन इतना हार्श शब्द देखने में ही ये लग रहा है कि ये बहुत तगड़ा निगेटिव टैग वर्ड है, जिस वजह से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसमें यही पहला एकदम सबसे सही ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। द मेन पर्पस ऑफ असेसमेंट शुड बी टू, मतलब असेसमेंट यानी मूल्यांकन का मेन पर्पस क्या है? तो इसमें पहला दिया गया है, आइए हिंदी में भी पहले देखते हैं। आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो पहला दिया गया, विद्यार्थियों के अंकों की व्यापकता का पता लगाना। क्या यही आकलन का मुख्य उद्देश्य है? बिल्कुल नहीं। अंक देना या उनकी व्यापकता का पता लगाना असेसमेंट का उद्देश्य नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर क्या है? विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति के प्रति समझ बनाना, यही सही ऑप्शन है। टीचर्स टेस्ट या मूल्यांकन इसलिए करते हैं ताकि वो बच्चा किस प्रोग्रेस, उसकी प्रोग्रेस किस आधार पे ज़्यादा हो रही है, या कितनी प्रोग्रेस हुई है, कितना और काम करना है उसको सिखाने के लिए, ये सब चीज़ें पता करने के लिए टीचर जो है टेस्ट ऑर्गेनाइज करता है, जिससे उसे समझ आए कि बच्चे का स्ट्रॉन्ग पोर्शन क्या है, वीक पोर्शन क्या है, और कहाँ हमें काम करना है। तो यही सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा है संभाव्य असफल और सफल विद्यार्थियों की पहचान करना। सफलता असफलता देखने के लिए भी नहीं होता है, ये होता है बस बच्चों के लर्निंग को आइडेंटिफाई करने के लिए कि लर्निंग किस स्तर पर हो रही है। ठीक है। फिर क्या है? विद्यार्थियों को की ग्रेड मान बनाना, ये भी गलत है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। Which of the following technique is likely to encourage critical thinking among students? क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप की जाती है, की जा सकती है स्टूडेंट्स में, वो पूछ रहा है। हिंदी में क्वेश्चन अगर देखें तो, निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित कर सकती है? पहला दिया गया, प्रश्न का तुरंत उत्तर देने के लिए कहना। तो अगर हम कहेंगे, क्वेश्चन पूछा नहीं, बोलेंगे तुरंत उत्तर बताओ, तुरंत बताओ, जल्दी बताओ, ऐसे बच्चा सोच पाएगा? बिल्कुल नहीं सोच पाएगा। उसे अगर क्रिटिकल थिंकिंग करनी है, जैसे उसका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों साइड अगर बच्चे को दिखाना है, तो उनको थोड़ा समय तो देना होगा ना सोचने के लिए, तभी तो वो सोच पाएंगे कि इसके पॉजिटिव साइड क्या है या इसका ड्रॉबैक क्या है, तो तभी वो सोच पाएंगे, जिस वजह से पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है? विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना, बिल्कुल सही बात है। उन्हें विचार विमर्श के लिए थोड़ा समय तो मिलना चाहिए, तभी तो क्रिटिकली सोच पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये समय, अभी मैंने पहले ऑप्शन की चर्चा करते हुए बताया कि समय देना ही पड़ेगा, वरना बच्चा सोचेगा कैसे? बोलेंगे 2 सेकंड में आंसर बताओ, आंसर बताओ, तो ऐसे थोड़ी आंसर बता देगा। तो दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। लेकिन बाकी के ऑप्शन में देख लेते हैं, क्या पता उससे अच्छे ऑप्शन और दिए हो। आप लोग भी एग्जाम में ये गलती मत करिएगा कि एक थोड़ा पॉजिटिव दिखा, उसी को टिक करके आगे बढ़ गए, ऐसे मत करिएगा। कभी कभी
एक थोड़ा सही होता है, दूसरा जो दिया गया है वो उससे भी सही होता है। तो हमें जो सबसे ज़्यादा सही ऑप्शन है, जो सबसे ज़्यादा जिसमें पॉजिटिविटी है, वही ऑप्शन पिक करना होता है। तो सारे ऑप्शंस पढ़ लीजिएगा ज़रूर। तो तीसरा क्या है, विद्यार्थियों से बंद अंत वाले प्रश्न पूछना। तो बंद अंत वाले प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, क्योंकि इससे क्रिटिकल थिंकिंग नहीं डेवलप होगी। बंद अंत वाले प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जिनका एक ही उत्तर होना है। जैसे 2+2 4 ही होना है, अगर बच्चे से पूछेंगे कि 2+2 बताइए, तो वो 4 ही बताएगा। इसमें क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, कुछ भी नहीं है। सबको पता है कि 2+2 4। तो क्रिटिकल थिंकिंग इस तरह से नहीं डेवलप होगी। बच्चों को अगर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करानी है तो ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने चाहिए, यानी खुले सिरे वाले प्रश्न पूछने चाहिए जिसमें एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं, सब अपना अलग अलग उत्तर दें। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछने चाहिए। चौथा क्या है, विद्यार्थियों में परस्पर अंतःक्रिया को निरुत्साहित करना चाहिए। अब देखिए, यही जहाँ निरुत्साहित है, अगर इन्हें प्रोत्साहित होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता इस वाले ऑप्शन से भी ज्यादा। लेकिन यहाँ क्या है, विद्यार्थियों में परस्पर अंतःक्रिया को निरुत्साहित करना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। बच्चे अगर आपस में कुछ करके सीख रहे हैं, अंतःक्रिया करके सीख रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इससे बच्चों की जो है वो जैसे दो बच्चे आपस में कुछ परस्पर कुछ करके सीख रहे हैं, बातचीत ही करके, डिस्कशन ही करके, तो वो बच्चा उनसे उस बच्चे से कुछ सीख रहा है और दूसरा बच्चा क्या है, पहले बच्चे से कुछ सीख रहा है। तो इससे क्या, डेवलपमेंट इससे डेवलपमेंट काफी अच्छा हो जाएगा। मतलब जो उस बच्चे को नहीं आ रहा पहले बच्चे से सीख लेगा, जो पहले बच्चे को नहीं आ रहा वो दूसरे बच्चे से सीख लेगा। तो ये प्रोसेस अच्छा है, लेकिन यहाँ निरुत्साहित करने को बोला है, जबकि प्रोत्साहित होना चाहिए। तो हमारा यही दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं वीडियो में। अगर अभी तक आप अंत तक बने हुए हैं तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।